Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. अब हम खंड स की शुरुआत करते हैं। खंड स यानी सेक्शन सी। 17वां सवाल है। एपी दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है कि कितने पद तक योग 81 होगा। कितने पद तक, इसका मतलब है पदों का योग का सूत्र लगेगा। पदों का योग का सूत्र ये है, ठीक है। अब इस सूत्र में पूछा क्या जा रहा है, ये देखो, ये पूछा जा रहा है कितने पदों तक का, यानी कि n पूछा जा रहा है हमसे। हमें दिया हुआ है योग, ये है Sn, ये दिया हुआ है। तो a बराबर 17, ये पहली संख्या होती है जो, और d बराबर इस 15 में से 17 माइनस करना होता है, इस तरह से निकलता है। आप चाहो तो 13 में से 15 भी माइनस कर सकते हो, एक ही आंसर निकलेगा। और Sn हमारा दिया हुआ है 81, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और Sn की वैल्यू वो पुट कर देनी है। जब हमने इसकी वैल्यू रख दी, a की वैल्यू हमने यहां रख दी, b की वैल्यू रख दी और ये Sn की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ 2 को 17 से इंटू करोगे तो 34 आ जाता है, और ये 2 को n से करोगे तो ये 2n आ जाएगा, और 2 को 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस का इंटू होने से प्लस हो जाता है, और ये 81 है ही। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 34 है और ये 2 दोनों जुड़ेंगे तो 36 हो जाते हैं, और ये 2n है ही। अब इसमें दोनों में 2 कॉमन निकाल लो, 2 बाहर निकाल लिए, यहाँ 18 बन गया, यहाँ n बन गया, यानी कि 2 के पहाड़े में 36 करेंगे तो यानी कि 36 का आधा कर देते हैं, 18 आ जाते हैं। यहाँ n ऐसे कैसे ही है, ये 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये वैल्यू निकल गई, ये 81 है। जब ये यहां तक हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या करना है, इसको इंटू करना है। यहाँ n को 18 से, n को n से इंटू किया तो n स्क्वायर बन गया, और n को 18 से किया तो 18n बन गया। ये 81 है, ये इधर की तरफ आते ही माइनस 81 बन गया। अब यहां पर ये 18n के फैक्टर करेंगे तो 9 9 जा 81 होता है, और 9 9 को प्लस करने से 18 होता है। इस तरह से ये फैक्टर बन गया अपने। अब दोनों में कॉमन लोगे तो माइनस का n कॉमन आ जाएगा। ये n कॉमन लिया तो एक n अंदर रह गया, एक बाहर आ गया। यहाँ 9 रह गए, ये n तो हमने बाहर ले लिया था। दोनों में हम फिर कॉमन लेते हैं तो 9 है, यानी 9 का इसमें भी चला जाएगा पहाड़ा, और 9 का इसमें भी चला जाएगा। अब यहाँ किया 9 बन जा और 9 9 जा, इस तरह से ये n माइनस 9 आ गया एक तरफ आया माइनस n प्लस 9। इसमें से हम n माइनस 9 ले लेते हैं। n माइनस 9 इक्वल टू 0 है, ये 9 माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाता है। ये n इक्वल टू 9 आ गया, यानी आंसर हमारा जो आता है पद इक्वल टू m इक्वल टू 9, ये हमारा आ गया। कितने पदों तक का, यानी n 9 तक, यानी 9 पदों तक का योग 81 आएगा। अगर हम इसको 9 पदों तक करेंगे और इसका जोड़ करेंगे तो हमारा ये आएगा 81। अब हम सवाल नंबर 18 की तरफ देखते हैं, तो 3 बिंदु दे रखे हैं। ये 3 बिंदु क्या समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये 3 बिंदु के लिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज में ये तीनों बिंदुओं को हमने अंकित भी कर दिया, ठीक है। ये A बिंदु है ये वाला, और B बिंदु ये है, और C बिंदु ये है। तीनों के बीच में कैसे पता चलेगा, तो सूत्र हम पाइथागोरस सूत्र हम जानते ही हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो उसके उस सूत्र से पता चलेगा, पर वो तब पता चलेगा जब हमें दूरी पता हो। अब इसके बीच में दूरी कितनी है, इसके बीच में दूरी कितनी है, और इसके बीच में दूरी कितनी है, ये हमें सबसे पहले पता करनी है। तो सूत्र हमारा ये काम करेगा, ये है दूरी का सूत्र, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब इससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम AB के बारे में पता करेंगे कि A की B से क्या दूरी है।
वो दूरी निकालने के लिए हम इस सूत्र को इसमें पुट कर देते हैं। इसकी डिजिट जो है ए और बी की जो है हम इसमें रख देते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने ये इसके x1 x2 जो भी हम हमारे मान है x2 माइनस x1, ये x2 ये वाले और ये x1, इसको हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से y2 माइनस y1 को डाल दिया। अब इसके बाद इसको देखा तो दोनों के दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 2 और 2 कितने हो गए, माइनस के 4 हो गए। 4 स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाता है। इधर देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस के 2 है, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया। इस तरह से इसका 16 और इसका 9 आया, दोनों को प्लस किया तो 25 आया। 25 का रूट निकालेंगे तो 5 जा 25 होता है। इस तरह से 5 इसका आंसर निकल गया। सेम यही BC के बारे में हम करेंगे। B और C के बीच में जो दूरी है हमें पता करना है, तो वही सूत्र लगाएंगे, दूरी का सूत्र, और वही संख्याएं हम जमा लेंगे। जो हमारा B और C के जो वैल्यू है वो इसमें डाल देंगे और इस तरह से हमारा ये आंसर निकल जाएगा √5। ठीक है, और CA के बीच में, C और A के बीच में जो है X और Y उसके मान इसमें डाल देते हैं। इस तरह से इसका CA की बीच की दूरी भी हमें निकल जाएगी, जो निकलेगी हमारी 5। ठीक है, इसके बाद हम इस सूत्र में डाल देते हैं AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम देखेंगे इसका एक आंसर 5 का स्क्वायर, इसका एक आंसर 5 का स्क्वायर और इसका आंसर √5 है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होता है, और √50 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 50 का 50 हो जाएगा। इस तरह से, और इधर 25 और 25 को प्लस करेंगे तो 50 होता है, इधर भी 50 इधर भी 50। इसका मतलब है कि ये हमारा जो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, इस तरह से पता चल जाता। और हमारी जो सबसे बड़ी भुजा जो है वो BC कहलाएगी, क्योंकि ये BC ही कर्ण है। अब सवाल नंबर 19 की तरफ देखते हैं, तो ये वर्ग और बारंबारता दी हुई है। वर्ग में ये दिया हुआ है, बारंबारता में ये दी हुई है। ठीक है, और निकालना क्या है, कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती है, जिसमें से 2 विधियां सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एक तो प्रत्यक्ष विधि होती है और एक कल्पित माध्य की विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि तो बहुत ही आसान होती है, कुछ नहीं करना पड़ता, सिग्मा fx में सिग्मा f से डिवाइड कर दो और आंसर आ जाता है। यानी कि इसी से ही बहुत आसानी से आंसर निकल जाता है। पर कल्पित माध्यम में क्या है, थोड़ा सा लंबा है, मानना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि किसको कल्पित माध्यम मान के किस तरह से किया जाए। जरा देखो किस तरह से है। हमने सबसे पहले इस वर्ग को ऐसे लिख दिया, ठीक है, खड़ा लिख दिया, और ये बारंबारता इसको भी ऐसे लिख दी। उसके बाद हम x निकालते हैं, मध्यमान x, यानी कि इन दोनों का मध्यमान निकालेंगे। यानी 11 और 13 के बीच में क्या है, 12 है ना, 13 और 15 के बीच में क्या है, 14 है, 15 और 17 के बीच में क्या है, 16 है। इस तरह से निकाल लेंगे। ये है बीच की डिजिट, माध्य, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का। ठीक है, उसके बाद आपको जब ये x निकल जाएगा, ये f है हमारे पास, तो ये जो आपके पास x है, इसके अंदर से आपको कोई कल्पित माध्य निकालना है। या कोई कल्पित माध्य एक सोच लेना है कि कौन सा माध्य कल्पित माध्य है। तो वो कल्पित माध्य क्या है, वैसे तो कोई भी लिया जा सकता है, उससे आंसर निकल जाएगा। पर सबसे बढ़िया तरीका ये होता है बीच की कोई डिजिट लेनी चाहिए, उससे सही तरह से निकलता है, इसकी वैल्यू बहुत अच्छी तरह से निकलती है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 का आधा क्या होता है, 3.5, 3.5 का यानी 4, यानी चौथी संख्या ले लो आप, 1 2 3 4, ये चौथी संख्या हमारी है 18। ये 18 हमारा कल्पित माध्य हम मान लेते हैं, कल्पित माध्य है 18। जब हमने कल्पित माध्य को 18 मान लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। d क्या होता है, x - a, यानी x में से a को घटाना है।
x की वैल्यू ये सारी दी हुई है, यानी कि सारी वैल्यू में से a की वैल्यू घटाना है। a की वैल्यू तो हमारी एक ही 18 जो हमने मान ली है, यानी 12 में से 18 घटाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 6। फिर 14 में से 18 घटाओगे तो माइनस का 4 आएगा। 16 में से 18 घटाओगे तो ये आएगा, 18 में 18 घटाओगे तो ये आएगा, और 20 में से 18 घटाओगे तो ये आएगा, और 22 में से 18 घटाओगे तो 4 आएगा, 24 में से 18 घटाओगे तो ये आएगा। इस तरह से ये निकल जाएगी, ये डी की वैल्यू निकल गई हमारी। फिर उसके बाद सिग्मा एफ डी, यानी एफ को डी से इंटू करना है। एफ जो ये रहा हमारा और डी ये रहा, यानी 7 को 6 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। ये देखो 7 और 6 मैंने एक बार लिख दिया। इसी तरह से एफ डी के जो मान है, यानी डी के जो मान है एफ से इंटू कर करके लिख दे रहे हैं, तो इस तरह से मान आ जाएंगे। कुछ माइनस में आएंगे, कुछ प्लस में आएंगे। जो माइनस में आते हैं उनको अलग प्लस कर लो, और जो प्लस में आते हैं उनको भी प्लस कर लो। इनको माइनस वाले को प्लस किया हमने तो ये माइनस के 84 निकले, और प्लस वाले को किया तो वो प्लस के 84 निकले। दोनों को आपस में घटाया तो 0 आ गया, यानी सिग्मा एफ डी 0 निकल गया। और सिग्मा एफ यानी कि एफ की जोड़ करें तो हमारे पास ये आया। उसके बाद हमने जैसे कल्पित माध्य तो हमारा मानना हुआ है एक्स बार की का सूत्र लगा देना है, यानी कल्पित माध्य का सूत्र लगा देना है। वो कल्पित माध्य का सूत्र ये है, इसमें a प्लस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ होता है। a हमारा 18 है, सिग्मा एफ डी जो इसका किया था हमने जोड़ किया था वो 0 है, वो 0 लिख दिया। सिग्मा एफ यानी कि इसका जोड़ किया था वो लिख दिया। फिर उसके बाद जब 0 ऊपर है तो ये पूरी 0 हो जाएगी, यानी कि जो 18 इधर बची है वो 18 ही आंसर आ जाएगी। यानी कि जो पूछा जा रहा है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का, इस कल्पित माध्य से हमने जो माध्य ज्ञात किया उसका उत्तर भी आया है। एक्स बार को ही माध्य कहा जाता है। सवाल नंबर 20 की तरफ देखते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। समांतर का मतलब है दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से हमेशा बराबर दूरी पर है। जैसे कि ट्रेन की जो पटरी होती है, रेल की जो पटरी होती है, वो एक दूसरे से मिलती नहीं है, एक दूसरे से हमेशा बराबर दूरी पे रहती है। ठीक है, ऐसी रेखाएं वो समांतर होती है। अब यहां पर आता है कि पहले तो वृत्त की व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। यानी यहां से यहां तक की जो ये रेखा जो दिख रही है आपको वो है वृत्त का व्यास, ये रेखा व्यास है। अब ये व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा है, यहां पे भी एक स्पर्श रेखा खींची, यहां पर भी स्पर्श रेखा खींची। इस स्पर्श रेखा का एल नाम दे दिया और इस स्पर्श रेखा का एम नाम दे दिया। ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है, यानी कि ये रेखा दोनों समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जो स्पर्श रेखा जो 90 डिग्री की होती है, ये जो भी स्पर्श रेखा हम खींचेंगे वृत्त के ऊपर वो हमेशा 90 डिग्री की खींचनी पड़ती है। जो उसको छूते हुए निकलती है वो 90 डिग्री की होती है। यानी कि ये जो रेखा है 90 डिग्री, चाहे ऊपर की कहो चाहे नीचे की कहो। ऐसे ही इसमें भी चाहे ऊपर की कहो चाहे नीचे की कहो, ये 90 डिग्री की है। यानी कि नंबर 1 यानी कि कोण 1 बराबर 90 डिग्री का, कोण 2 90 डिग्री का है। ठीक है, इसका मतलब है पहला वाला कोण ये दूसरा वाला कोण ये दोनों बराबर है। ठीक है, अगर हम दोनों को देखते हैं तो दोनों है हमारे एकांतर कोण। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है, अब यहां पर आता है, इसको हम समांतर का जो चिन्ह होता है वो इस तरह की होती है, दो लाइनें खड़ी खींच देते हैं, ये समांतर रेखा होती है। तो पहली स्पर्श रेखा है ये और ये दूसरी स्पर्श रेखा है, दोनों के बीच में लाइन खींच दी, यानी दोनों समांतर है। इसको हम एल दे रखा, इसका नाम, इसका एम, तो एल समांतर एम इस तरह से लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो सिद्ध करने का कार्य था कि एल और एम या समान ये रेखाएं हैं दोनों, ये समांतर है या नहीं, ये सिद्ध हुआ। एल समांतर है एम के। गाइस, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो पहले सब्सक्राइब कर ले। उससे क्या होगा, उससे यह होगा जो सवाल मेरे छूट गए हैं वो अगली वीडियो में आप तक पहुंच सके, और वो वीडियो यूं पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब 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 कर दो सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो, अरे लाइक करो और शेयर करो।